स्वीकार करेंगे 3 बार। राजा नारायण लाल लाहौटी इंग्लिश स्कूल द्वारा आयोजित इस योग शिविर का आज 11वां दिन है। जैसे कि कल आपको बताया गया 11 से 20 दिनों तक यह शिविर एक्सटेंड किया गया है। पिछले 10 दिनों में हमने योगाभ्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली, कुछ सैद्धांतिक चर्चा एवं प्रात्यक्षिक अभ्यास भी किया। आने वाले 10 दिनों में हम इन सभी अभ्यासों को दोहराने वाले हैं। इसी के साथ साथ हर दिन की शुरुआत हम श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से करेंगे। आज का श्लोक यह हम उसमें प्रतिदिन ऐड करेंगे। जैसा कि महाविद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल वर्धन सर ने मुझे बताया था कि अपने स्कूल के छात्र श्रीमद् भगवद गीता का पहले से ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वह योग के ईश्वर है और हम यहाँ पर योग शिविर ले रहे हैं। इसीलिए प्रतिदिन एक श्लोक का हम पठन, मनन एवं चिंतन करेंगे और श्लोक के पश्चात 5 मिनट के लिए योगिक चर्चा होगी, जिसमें एक थीम को लेकर हम 5 मिनट चर्चा करेंगे और उसके पश्चात दैनंदिन योगाभ्यास जारी रहेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का श्लोक। आपको धीरे धीरे मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी पता है तो भी आप श्लोक को एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, 2.47 श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में का यह 47वां श्लोक है।
जैसा कि आपको पता है कि गीता में 18 अध्याय है, जिनमें कुल 700 श्लोक है। उसमें से दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसका हमने 2 बार पठन किया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आपको अपना कर्तव्य भली भांति करना है और फल मुझ पर अर्थात ईश्वर पर छोड़ देना है। कर्म करना यह हमारा कर्तव्य है और फल देना यह ईश्वर का कार्य है। इसलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें तन, मन, धन और पूरी श्रद्धा के साथ हमें वो कार्य कर्तव्य अर्थात धर्म की भांति करना है। मगर जब हम फुल एफर्ट से कोई भी कार्य करते हैं तो परिणाम जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर हमें वह कार्य करना है। जैसा कि कहा गया है कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है, तो विद्या का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना, नए नए भाषाएं सीखना, विज्ञान, तंत्रज्ञान, गणित या जो भी कोई आप अध्ययन कर रहे हैं वह अच्छे तरीके से करना, यह आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है। लेकिन जब आपका कर्तव्य पूरा हो चुका है, जैसे कि आपने कोई एग्जाम दी है, फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके पश्चात आपको छुट्टियां लगी है, तो छुट्टियों में आपको एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपका कर्तव्य पूरा हो चुका है। जब भी रिजल्ट आएगा तब आप वो रिजल्ट को स्वीकार करना चाहिए। उसमें अगर आपकी कुछ गलतियां भी हो तो वह भी स्वीकार करें, उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन खाली उस पर पश्चाताप करते रहना या चिंता करते रहना अच्छा नहीं है। ध्यान रखें कि चिंता करना बुरी बात है, मगर चिंतन करना अच्छी बात है। तो यही अन्वयार्थ है आज के इस श्लोक का, जो कि दूसरे अध्याय के 45वां श्लोक है। इसके पश्चात हम देखेंगे योगिक चर्चा, जिसमें योगाभ्यास की पूर्व तैयारी के बारे में सारिका दाइमा जी आपको बोलने वाली है। पहले एक बार इसे दोहराया जा चुका है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुधान, अच्छी चीज़ों को बार बार दोहराने से आप उसमें परफेक्ट होते हैं। तो शुरू करेंगे योगिक चर्चा। जैसे कि सबको पता है कि हम योगाभ्यास पिछले 10 दिन कर चुके हैं, आज 11वां दिन है, और हो सकता है कुछ नए लोग इससे जुड़े हो, तो उनकी जानकारी के लिए और हमारे रिवीजन के लिए हम लोग ये जान लें कि जब भी आप योगाभ्यास करते हो तो योगाभ्यास करने के पहले आपको कुछ तैयारी कर लेनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हमारे शरीर की स्वच्छता, मल मूत्र का विसर्जन होना सबसे बहुत ज़रूरी होता है। जो योगाभ्यास में अगर आपका पेट हल्का होगा तो योगाभ्यास अच्छे से होता है, उसमें कठिनाई नहीं आती। तो मलमूत्र विसर्जन सबसे पहले जरूरी है। अंग को स्वच्छ कर लीजिए। उसके पश्चात जिस जगह पर हम योगाभ्यास करने वाले हैं उस जगह को स्वच्छ रखिए। उस जगह पर एक दरी, चटाई, योगा मैट कुछ बिछा लीजिए और उसी के बाद आप उसके ऊपर योगाभ्यास करते हो। मतलब पेट खाली होना योगाभ्यास की पहली ज़रूरत है। अगर आप सुबह आपके पास समय नहीं है तो शाम को अपने घर वाले अगर आपके किसी के करते हो तो खाने में और योगाभ्यास में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस आपको रख ही लेना है। यानी 4 घंटे तक आपको योगाभ्यास नहीं कर सकते अगर आप भरपेट खाना खा चुके हो तो। यानी खाने के और योगाभ्यास के बीच में 4 घंटे का अंतर रखिए। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो शाम में कीजिए, और सबसे योग्य समय तो हम लोग सुबह का मानते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण जी ऊपर आते हैं अपनी ऊर्जा के साथ, और जब मंद मंद सूर्य की किरणें होती है वो हमारे शरीर को जब टच करती है तो उससे विटामिन डी जनरेट हो जाए, जो फ्री में मिलता है। आजकल विटामिन डी की, सी की, अलग अलग चीज़ों की गोलियां दवाइयाँ ली जाती है, क्योंकि हमें इनएफिशिएंसी या डिफिशियंसी हो गई, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर्स। तो क्यों ना हम भगवान ने जो नेचुरल दिया है, भगवान यानी क्या है कि जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है और अग्नि तत्व भी है, 5 चीज़ें उसी में है। तो उस चीज़ से जो हमें मिलता है वो नेचुरली हम अगर ले सकते हैं
तो इसे ध्यान रखिए कि आप अपने को जो विटामिन डी मिल सकता है सुबह सुबह, तो प्रातः काल करने की कोशिश कीजिए जितना संभव है उतना। किसी को बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, नाइट शिफ्ट का वर्क होता है, बहुत देर तक रात को जागना पड़ता है मजबूरी में काम के कारण, तो वो लोग शाम का समय निश्चित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सजेस्ट करते हैं कि सुबह सुबह ही योगाभ्यास किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके साथ में ही जब आप योगा मैट पर बैठते हो तो उसके पहले आपको बीच में उठना ना पड़े, तो एक आध घंटे आधे घंटे पहले ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर हम लोग योगाभ्यास करने के पहले एक गिलास भर भी पानी पी लेते हैं तो एक घंटे के बीच में हमें यूरिन की संभावना हो सकती है, उसकी आशंका होती है, हमें बीच में उठकर जाने की जरूरत पड़ सकती है। आपने देखा होगा कि इस 10 दिनों में हम लोग बीच में नहीं उठे हैं, तो वैसे आपको भी करना है कि धीरे धीरे एक घंटे तक तो हम आराम से बैठ पाए। इस तरह से आपको थोड़ा योगाभ्यास के पहले पानी कम पीना है, या नहीं पिया तो बहुत ही अच्छा, एक आधे घंटे पहले। शीर्षासन या आप जो सर के बल, आपने इतने दिनों से आसन देखे हैं, अगर आप कुछ सर के बल आसन करने वाले हो जिसमें आपको बहुत सामने झुकना है, उस समय भी आपको ये सावधानी बहुत ध्यान में रखनी है कि पानी अधिक ना पिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। साथ में अपने साथ एक छोटा रुमाल या तौलिया कुछ रखा कीजिए कि अगर बीच में पसीना आ जाए तो आप पोंछ लो और फिर से इसमें शुरू हो जाओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है योगाभ्यास के पहले। और उसी के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे मन को प्रसन्न रखकर हमें योगाभ्यास करना होता है, उसके ऊपर श्रद्धा रखनी होती है, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कार्य है और हमें उसमें अपनी तबीयत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम ये कर रहे हैं, दूसरों के दिखावे के लिए नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। हम अपने लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने शरीर मन को शांत करने के लिए योगाभ्यास करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता। अब डेमोस्ट्रेशन में आपको कल हमने आसन दिखा दिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने दिखावा किया है, ये आसन आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको इसलिए पहले दिखाया कि आप धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे तो उसमें आराम से आप अच्छे से हर एक कठिन आसन भी कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, नित्य अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस और उसके ऊपर आपकी श्रद्धा। मैं करने से पहले अगर मेरे मन में आ जाता है कि काय के लिए करना है, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है तो बच्चे बहुत बार, छोटे छोटे बच्चे देखा है, बड़े भी ऐसे करते, बच्चे ही नहीं करते, बड़े भी जब किसी को अगर कहा जाए कि बेटा योगाभ्यास करना है, चलिए हम लोग योगा करेंगे, योगा मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्यों करना है, मेरी इतनी थोड़ी उम्र हुई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या, बूढ़े बोलते मैं बच्चा थोड़ी हूँ। यानी दोनों के बीच में आप ये ध्यान रखिए कि आपको योगाभ्यास अगर करना है तो आपको मन से खुद को पहले तैयार करना होता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, इससे मेरा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होगा, उसी से मुझे लाभ होने वाला है। ये चीज़ें ध्यान रखकर आपको योगाभ्यास करना है। कल हमने बातों बातों में सर ने बताया कि आपको संकल्प कर लेना है कि आप नित्य क्रम से करेंगे, तो संकल्प आप जब तक मन से नहीं करेंगे तब तक वो पूरा नहीं होता। तो आपको मन में विश्वास रखना है और नित्य क्रम से ये करना है। तो आइए अब अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। योगाभ्यास को पहले कर लेते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाएं अपनी जगह पर बैठकर, उसके पश्चात हम लोग करेंगे खड़े होकर कुछ आसन। तो अपने बैठकर पैरों को फैला लीजिए, बहुत देर से आप सुन रहे हो। दंडासन हमने आपको बताया था कि दोनों पैर फैले हुए, हाथों की स्थिति हथेलियां जमीन पर टिकी हुई पीछे के साइड में, और हाथ आपका कंधों के समांतर रख सकते हो या थोड़ा सा अंतर लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसे पीछे जाना नहीं है, सोना नहीं है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी बोर हो जाता है, तो मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ, आपको करना नहीं है, आपको इस तरह से दंडासन करना है। अब मैं आपको इसके साथ साथ अभी हम लोग जो 10 दिन जो लेने वाले हैं उसमें आपके ही पोस्चर आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे करते हैं। तो अब मैंने योगाभ्यास के वर्ग को शुरुआत तो कर दी कि ये ऐसे कर लिया दंडासन। ये दंडासन नहीं है भाई साहब, यहाँ पे कंधों में जोड़ दर्द नहीं है तो फिर से शुरू हो जाएगा। ध्यान रखो, दंडासन में पैर सीधे और हथेलियां बाजू में, पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज करते हैं। पैर की उंगलियों को आगे पीछे कीजिए, पैर की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब पैर की एड़ी के साथ में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। एड़ी और उंगलियां दोनों को आपको आगे और पीछे स्ट्रेच कर लेना है। जब हम अधिक समय तक एक स्थिति में बैठ जाते हैं तो पैर अकड़ जाते हैं, तो इसे रिलैक्स कर लेते हैं। फिर घुटनों की एक्सरसाइज,
पहले पाँव का सर्कल बना लेते हैं, फिर घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको दोहराने की जरूरत है पाँव की एक्सरसाइज को, लेकिन फिर भी आपको एक एक स्टेप दिखाना जरूरी है। घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे अपने हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। हाथों को सामने खोल लेते हैं, मुट्ठी को बंद चालू करते हैं। हर एक क्रिया आपको 4 से 5 बार आराम से कर लेनी है। जब आपकी ये क्रिया खत्म हो जाए तो हमें दूसरी क्रिया की ओर बढ़ना है। अब हमें नेक्स्ट करना है, हाथ की हथेली को मोड़ लिया और कोहनी को की ओर हथेली को लगाना है। कंधों पर हथेली कोहनियां मोड़ लेनी है। इस तरह से हमें ये करना है। अब धीरे धीरे कंधे का संचालन कर लेते हैं। कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, कोहनियां सामने दिखाकर। आगे से पीछे और पीछे से आगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हर आसन को दोनों साइड से करना है। लेफ्ट राइट अगर हम करते हैं तो लेफ्ट राइट में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के हिसाब से। आइए हाथों को नीचे कर लेते हैं। अब कर लेते हैं ग्रीवा का संचालन। तो अब करेंगे ग्रीवा को आगे और पीछे, 2 बार आगे 2 बार पीछे। चलिए करेंगे। गर्दन आगे जब आती है तो सांस को छोड़ना है। गर्दन पीछे लेते समय सांस को भर लेना है। धीमे धीमे आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है। पीछे जाने के बाद जितना बन पाए आपको होल्ड करना है। अब हम लोग करते हैं लेफ्ट एंड राइट की ओर टर्न। तो आइए पहले लेफ्ट में टर्न कर लेते हैं गर्दन को धीरे धीरे, फिर सामने आते हैं। अब एक्सरसाइज आपको पता है, इसलिए मैं थोड़े से स्पीड में अगर बोलूं तो आप मेरे साथ करते रहिए। धीरे धीरे वापस सामने आते हैं और एक सर्कल इसी का करते हैं। सामने आएंगे, वापस राइट में टर्न होते हैं, फिर सामने। जब आप एक साइड में जाते हो तो थोड़ा सा होल्ड करके फिर वापस आते हैं। अब अपने कानों को कंधों की ओर झुका देंगे। लेफ्ट साइड में सीधा हो जाइए, फिर राइट साइड में झुका देंगे, फिर सीधा गर्दन पकड़ते हैं, फिर लेफ्ट साइड में, फिर सीधा राइट साइड में, फिर सीधा। अब हम लोग गर्दन का सर्कल बनाएंगे। गर्दन को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2 बार घुमाएंगे। गर्दन पीछे जब जाती है तो सांस को भर लीजिए। गर्दन आगे आती है तो धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहिए। दो राउंड क्लॉकवाइज, 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। सीधा कर सीधा। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट गर्दन की एक्सरसाइज। लेफ्ट हाथ की हथेली को अपने कपाल के ऊपर की साइड में, आंखों के ऊपर रखते हैं। हाथों को गर्दन की ओर, गर्दन को हाथों की ओर प्रेस करना है सांस भरते हुए। फिर ढीला छोड़ देते हैं सांस छोड़ते हुए और राइट साइड से कर देते हैं। जब आप प्रेसिंग करते हो तो सांस भरना है, जब ढीला छोड़ते हो तो सांस को थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ देते हो, हाथों को भी ढीला छोड़ देते। अब करते हैं सामने हाथों को लेकर इंटरलॉक और कपाल के ऊपर आपको अपने हथेली को रख लेना है। हाथों को
शीश की ओर खींचना है, शीश को हाथों की ओर साज करते हैं। अब पीछे की साइड में लेकर जाएंगे, पीछे से हाथ आगे, सर पीछे। अब कर लेते हैं आंखों की एक्सरसाइज। आइए आंखों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ऊपर की ओर देखते हैं, धीरे धीरे आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में भूमि की ओर, राइट साइड में फिर आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में भूमि की ओर, राइट साइड में और सामने। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, अपोजिट साइड से। आकाश की ओर, राइट साइड में देखा, भूमि की ओर देखा, लेफ्ट साइड में देखा, फिर आकाश की ओर, फिर राइट साइड, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में और अब सामने। तो ये हमने की आंखों की एक्सरसाइज। अब आइए अपने पैर से चक्की चला लेते हैं। तो पैरों से चक्की चलाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपको चक्की सेम काउंट में करना है। 3 से 4 5 बार, 3 से 4 बार क्लॉकवाइज, 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको जितना पीछे बन पाए उतना जाने की कोशिश कीजिए। अब करते हैं हम लोग घुटनों की एक्सरसाइज। तो आप पंजे को उठाकर जंघा पर रख दिया और घुटने को इस तरह से आराम से प्रेस किया। अब इसको झूला झुलाते हैं। चलिए बढ़िया झूला झुलाओ। अब दूसरे पांव से सेम, दूसरे पांव को जंघा के ऊपर रख लिया और घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। अब इसे भी झूला झूला लेते हैं। अब हमें करना है कुछ खड़े होकर आसन। तो आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले लेंगे ताड़ासन। तो अपने हाथों को सामने खोलकर इंटरलॉक कर ले उंगलियों को। हाथों की हथेलियां जो है वो सामने सांस भरते हुए ऊपर की ओर और पैरों के पंजे पर खड़े होते हैं। इसे कहा जाता है ताड़ासन, जिससे हाइट बढ़ती है ताड़ की तरह। ताड़ का पेड़ होता है जो ऊंचा होता है, उसकी तरह हमारी भी हाइट ऊंची ऊंची हो जाएगी। फिर से नीचे आते हैं, सांस छोड़ते हैं। इसी पोस्चर में पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर फिर एक ताड़ासन। पहले लेफ्ट साइड में झुकाव ले लेते हैं, होल्ड करना है इसमें, फिर धीरे धीरे वापस सीधा आते हैं। अब राइट साइड में झुकाव लेंगे, फिर वापस धीरे धीरे सीधा हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका ताड़ासन और फिर ताड़ासन। अब करते हैं कटी चक्रासन। थोड़ा सामने लेफ्ट साइड में दोनों हाथों को समांतर कर लिया, पैर में 2 इंच का डिस्टेंस, 1 फीट का डिस्टेंस रखा, लेफ्ट में टर्न किया, फिर वापस धीरे धीरे सामने आते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे राइट में टर्न करेंगे, फिर वापस धीरे धीरे सामने आते हैं। अब हम लोग वापस एक बार ये राउंड करेंगे,
फिर सामने, फिर राइट साइड में, और फिर सामने। ये हमने किया कमर का कटी चक्रासन। अब दूसरी साइड से करते हैं, दूसरी पद्धति से करते हैं। अपने राइट हाथ को इस तरह से लेफ्ट शोल्डर पर रख लीजिए, लेफ्ट हाथ को पीछे खुले पर रख लेते हैं। कटी प्रदेश से पहले जहाँ कंधे पर हमने हाथ रखा है उसी साइड में टर्न करना है। तो अब लोग लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सामने आते हैं। अब दूसरे हाथ से करते समय हाथ को बदल लेना है। अब लेफ्ट हाथ राइट कंधे पर आ गया और राइट वाला हाथ पीछे को लेकर फिर राइट साइड में टर्न दिया, फिर वापस सामने आते हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट कोणासन और त्रिकोणासन। तो पहले करते हैं त्रिकोणासन, जिसमें अपोजिट हाथ को यानी लेफ्ट हाथ को राइट पाँव के पास हमें लेके, अच्छा कोणासन करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हाथ को राइट पाँव की तरफ लेकर जाएंगे और राइट हाथ ऊपर की ओर, नजर को ऊपर रखना है, फिर वापस धीरे धीरे सीधा होते हैं। अपोजिट साइड से करेंगे, फिर ऊपर आ गए। यही चक्र फिर से एक बार कर लेते हैं। अब करते हैं कोणासन। कोणासन त्रिकोणासन में आपको जिस साइड में टर्न होना है, यानी लेफ्ट में अगर मुझे झुकना है तो अपने लेफ्ट पंजे को पहले घुमा लिया, फिर अपने इस हाथ को धीरे धीरे, अब राइट वाला पांव सीधा रखना है, थोड़ा आगे बीच में आ जाते, इस तरह से आपको धीरे धीरे करना है। स्थिति में होल्ड करना है, नजर ऊपर की ओर रखनी है, गर्दन को टर्न कर देना है ऊपर की ओर, फिर वापस धीरे धीरे सामने सीधा होना है। अब अपोजिट साइड से करते समय वापस राइट साइड का पंजा घुमा लेते हैं और धीरे धीरे राइट हाथ को अपने पैरों पर, जैसे आप फिसलगुंडी खेलते हो उस तरह से आप उसको स्लीप करते रहिए, गर्दन को ऊपर की ओर झुकाइए, वापस सीधा हो जाते हैं। अब करेंगे हम लोग पाद हस्तासन। तो पैर का डिस्टेंस कम कर लेना है, 1 से 2 इंच का रखना है। अब हमें सामने की ओर झुकना है, जिससे कमर का पेट का दर्द है वो लोग सामने नहीं झुकते, फिर भी चलिए अब करते हैं नीचे पाद हस्तासन। तो हाथों को पांव की ओर झुकाना है। अगर आपके हाथों की उंगलियां अपने पैरों के अंगूठे को लग जाए तो बहुत अच्छा। इसमें घुटने मोड़ना नहीं है, बच्चे करते करते ऐसा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। धीरे धीरे इस तरह से पैरों को स्ट्रेट रख कर करना है, जितना बन पाए उतना होल्डिंग कीजिए और फिर वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आना है सावधान की स्थिति में। अब करेंगे ऊर्ध्वाधस्तासन, जिसमें आपको सांस भरते हुए हाथ को पीछे की ओर, जैसे हमने अभी फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो बैकवर्ड बेंडिंग, तो सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पीछे की ओर जितना आपसे बन पाए उतना झुकना है, होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब यही आसन अगर आपको थोड़ा सा तीव्र करना है, दोनों एंड फॉरवर्ड बैंडिंग और बैकवर्ड बैंडिंग, तो आप ऐसे कर सकते हो। पहले हम लोग हाथ को पीछे लेके जाते हैं, फिर आगे, तो आपका हाथ आगे जल्दी झुक जाता है और टिक जाता है। तो पहले एक बार ऊर्ध्वाधस्तासन में आएंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके गए, होल्ड किया जितना बन पाए, फिर धीरे धीरे वापस सामने आए और अपने हाथ को इस तरह से लीजिए। और यही आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे जैसे आप करोगे तो आपका हाथ बराबर धीरे धीरे, जिसका नहीं लगता वो हाथ लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन नटराज आसन, ठीक है। तो नटराज आसन में पैरों में डिस्टेंस बढ़ा दिया, सॉरी नटराज आसन, पीछे लेफ्ट पांव को पीछे की ओर पकड़ लिया, राइट हाथ को सामने की ओर ले लिया और हाथ को आगे की ओर खींचना है, पांव को पीछे की ओर खींचना है। जितना बन पाए होल्ड कीजिए
फिर धीरे धीरे वापस पाँव को नीचे ला लेते हैं, हाथ को सीधा कर लेते हैं। अब अपोजिट पाँव से करेंगे। राइट पाँव को हाथ में लिया और लेफ्ट हाथ को सामने किया। पाँव पीछे की ओर खींचना है, हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। इससे जंघाएं मजबूत होगी, पैर की जो जॉइंट्स है वो मजबूत होंगे। फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अब इसका अपोजिट काउंटर करेंगे। हस्तपाद अंगुष्ठासन। लेफ्ट पाँव को राइट हाथ से पकड़ना है, जितना जिससे बन पाए उसे सामने होल्ड करना है, दूसरा हाथ कमर पे रखना है। धीरे धीरे वापस नीचे आते हैं। अब राइट हाथ को कमर पे रख लिया, राइट पाँव को उठाना है और लेफ्ट हाथ से पकड़ना है। जितना बन पाए होल्ड कीजिए अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे कुर्सी आसन, जिसे उत्कट आसन कहा जाता है। तो आइए हाथों को सामने समांतर कर दे, पैर का डिस्टेंस कम और कुर्सी पर बैठे वैसे वर्चुअल कुर्सी है, उस पर बैठ जाना है आपको। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना आपकी, तो बस कुर्सी भी ऐसी है जिसमें आपको दिखाना है मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, फिर खड़े हो जाना है। वापस एक बार करेंगे इसी राउंड को। सांस भरते हुए वापस ऊपर आते हैं। अब करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में हमें क्या करना है, तो अपने हाथों को कमर पर रख लेते हैं और जिस साइड में आपको झुकाव लेना है उस साइड में पंजे को घुमा लेते हैं, इस साइड। अब मैं लेफ्ट में टर्न करने वाली हूँ, तो मैंने लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड में टर्न कर लिया और राइट वाला पाँव सीधा है। अब लेफ्ट घुटने को थोड़ा सा मोड़ना है, पीछे वाला पाँव आपको पीछे जितना लेकर जाना है उतना लेके जाइए, आगे ये सीधा होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसे कहा जाता है वीरभद्रासन। इस तरह से आपको करना है। आप कमर पर हाथ भी दे सकते हो या हाथों को ऐसे फैला भी सकते हो, पंछी की तरह उड़ने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ हाथों को मत हिलाइए, बैलेंस ना चला जाए। फिर से वापस आते हैं पूर्व स्थिति में। अब इसे अपोजिट साइड से कर लेते हैं। अब राइट साइड का घुटना मुझे मोड़ना है, तो मैंने पंजे को राइट साइड में टर्न कर लिया, हाथों को कमर पर रख लिया, घुटने को थोड़ा मोड़ लिया। ये अगर सीधा हो जाए तो इसको जितना पीछे लेके जाना है आपको ये सीधा रखना है, ये ध्यान रखिए। जो आपने घुटना मोड़ा इसमें 90 डिग्रीज होनी चाहिए। इस स्थिति में आपसे जितना बन पाए होल्ड कीजिए, फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब इसी तरह होती है एक हनुमान बैठक जो तैयार की जाती है। अब पैरों का डिस्टेंस वैसा ही है, सिर्फ हाथों को सामने कर लिया और अब एक एक घुटने को थोड़ा झुकाना है। इसमें आप नीचे घुटना लेकर जा सकते हो। तो आइए लेफ्ट साइड से पहले करते हैं। इस तरह से आपको नीचे झुकना है, जितना बन पाए उतना, फिर वापस दूसरी साइड से। इससे आपके पाँव मजबूत होते हैं। बच्चे जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक्सरसाइज रोज करें। अब करते हैं फेफड़ों की एक्सरसाइज। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखना है, 1-2 फीट का। अब हाथों को सामने की ओर इस तरह से लिया, हाथों को जोड़ लिया। सांस भरते हुए हाथों को धीरे जितना आप पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे लेके जाना है। होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सामने आना है। यही क्रिया आपको 2-3 बार दोहरानी है। ये फेफड़ों के लिए, श्वासन विकारों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप 10-15 बार कर लो तो पसीने आ जाते हैं। अब हम लोग करेंगे गरुड़ासन। तो पहले अपने पाँव को समीप ला लीजिए,
अब पहले हम लोग लेफ्ट पाव को स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे, और सॉरी लेफ्ट पाव को उठाएंगे, राइट पाव के ऊपर हमारा बेस बनाते हैं। लेफ्ट पाव को इस तरह से उठाया, घुटने के ऊपर से थोड़ा सा लिया, फिर इस तरह से टर्न किया। अब हाथों का पोस्चर लेते हैं। हाथों के लिए जिस पांव पर हमने बेस बनाया उसका हाथ ले लिया, उसके ऊपर से दूसरा हाथ लेकर हाथ छोड़ दिया। तो इसे कहा जाता है गरुड़ासन। फिर से इसे छोड़ते धीरे धीरे, पाँव को छोड़ लेते हैं पहले, फिर हाथ को छोड़ते। अब अपोजिट साइड से करेंगे। अब राइट पाँव को उठाकर घुटने से टर्न किया, इस तरह से एक दूसरे में गोल कर लिया। अब लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ लाकर इस तरह से हाथ को जोड़ दिया। इसे कहा जाता है गरुड़ासन। बच्चों के कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अब गरुड़ासन की तरह कंसंट्रेशन पावर के लिए जो योगा अभ्यास किए जाते हैं, ध्रुवासन, रक्षासन, तो वो भी आइए कंसंट्रेशन के लिए करते हैं। अब पहले लेफ्ट पाँव के ऊपर हम लोग खड़े होने वाले हैं। राइट पाँव को उठा लिया, लेफ्ट पाँव की जंघा के ऊपर रख लिया। अब पहले करते हैं रक्षासन। तो हाथों की पोस्चर, हाथों को समांतर करते, यहाँ आने के बाद बेबी को टर्न किया, फिर हाथों को ऊपर जोड़ लिया। इस स्थिति में आप जितना बन पाए होल्ड कीजिए, हाथों को ऊपर की ओर थोड़ा स्ट्रेच करते रहिए, फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। वापस आते समय धीरे धीरे वापस आना है, जल्दबाजी में नहीं। अब दूसरे पाँव से करेंगे। हर आसन को छोड़ते समय वापस धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे ही उसमें जाना है और धीरे धीरे ही उससे आना है। होल्डिंग जितना बन पाए कीजिए। वापस हाथों को धीरे धीरे नीचे लेते हैं, धीरे धीरे नीचे बस। अब इसी में ध्रुवासन कर लेते हैं। पहले हमने जो पाँव लिया था राइट वाला उठा के लेफ्ट वाले पर ले लिया। हाथों को वक्षस्थल के सामने जोड़ना है धीरे धीरे। ये आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, हाइट भी बढ़ाएंगे, और आपका बैलेंस जो है आपको शरीर पर बनाने की क्षमता आपकी बढ़ाएंगे। अब इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर वापस दूसरे साइड से करेंगे। हाथों को जोड़ते हैं। शुरुआत में अगर किसी को बैलेंस बनाना दिक्कत वाला होता है, आप नीचे छोड़ दीजिए, तो आप ऐसे दीवार के पास चले जाइए, दीवार को पकड़ के इस तरह से अपने पाँव को उठा लीजिए, धीरे से पीठ को टिका कर रख दीजिए और अपना बैलेंस बना लीजिए। धीरे धीरे फिर आगे आने की कोशिश करते रहिए। क्या होगा, 4-5 बार ऐसे गिरोगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही हो, बाहर नहीं हो, तो आप बैलेंस कंफर्म बन जाए तो फिर पब्लिक के सामने आके बैलेंस बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे प्राणायाम। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। तो आइए भस्त्रिका करेंगे धीरे धीरे। लंबा सांस आपको नाक से भर। अब आज से आप आंखें बंद करके करेंगे प्राणायाम। कानों को खुला रखना है, आंखों को बंद रखना है, ताकि आपको प्राणायाम की अनुभूति भी हो। ठीक है, तो आइए भस्त्रिका करते हैं। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस धीरे धीरे जितना बन पाए उतना आपको अंदर भर लेना है छाती में। फेफड़ों में हवा भर लेनी है। भगवान ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे शरीर में बनाए हैं, वो फेफड़े हैं, उसमें बाहर से मिलने वाला ऑक्सीजन भरते जाइए। धीरे धीरे नाक से ही हवा को छोड़ना है। संभवतः बोलना नहीं है, हमारी सत्र में हमें बोलना पड़ता है, लेकिन आपको बोलना नहीं है। इन दोनों की तरह आपको आराम से आंखें बंद करके करना है। लंबी लंबी सांस लेनी है। जितना समय आपको सांस भरने में लगता है उससे थोड़ा अधिक समय आपको सांस छोड़ने में लगाना है। इस पर भी ध्यान दीजिए। आंखें बंद कर कर लंबे सांस
10 बार आपको आराम से सांस भरना है और आराम से छोड़ना है। अब मैं भी 10 बार मेरे सांस होने तक नहीं बोलूंगी, इसका मतलब नहीं कि मैडम चले गए। तो धीरे धीरे आप भी सांस भरिए, मैं भी भरती हूँ। आप ये महसूस कीजिए कि जब जब आप सांस हवा नाक में भरते हो, नाक से सांस को अंदर भरते हो, तो आपकी छाती ऊपर आती है, फेफड़े खुलते हो। और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपके फेफड़े सिकुड़ते हैं, छाती अंदर जाती है। इसे महसूस कीजिए, क्योंकि आप कठिन अभ्यास तो आराम से कर लेते हो, लेकिन प्राणायाम में बैठना दिक्कत वाला हो सकता है। तब आपको वो भी ट्रेनिंग लेनी है अच्छे से। अब आंखें बंद रखकर ही आपको कपालभाति की भी प्रैक्टिस करनी है। जिसे नहीं पता है या दिक्कत है, वो लोग आंखें खोल के देख सकते हो। तो आइए करते हैं कपालभाति। नाक से बाहर सांस को छोड़ना, पेट को अंदर दबाना। इसमें आप एक काम कर सकते हो, अपने हाथ को एक को पेट पे रख लो, एक को नाक के थोड़े से डिस्टेंस पर चेहरे के सामने ले लो। हवा छूटते समय आपके यहाँ से हवा आएगी, हाथ को टच करेगी और पेट को अंदर दबाते रहो। अगर अभी तक आपको कपालभाति नहीं आया है तो फिर से अभ्यास करो। 2-3 दिन में तो आप बराबर कर पाओगे। ये हाथ रखने वाली क्रिया सिर्फ अपने चेक करने के लिए है। इसको कंटिन्यू आदत मत बनाओ, नहीं तो यहाँ दुखना होगा, यहाँ पे दुखना होगा और कोई बोलेगा ये कौन सा कपालभाति है। तो आपको कपालभाति चेक करने के लिए मैंने हाथ की स्टेप बताई थी। हाथ से अपने स्ट्रोक गिनने चालू कर दो कि हम लोग कितने स्ट्रोक लगा पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाते हैं। तो किसी के 50 होंगे, 40 होंगे शुरुआत में, पर जैसे जैसे आप नित्य क्रम से करोगे ये स्ट्रोक बढ़ेंगे। 5 मिनट में 300 स्ट्रोक तक आराम से जाते हैं, जिससे पेट के सारे विकारों से आपको छुटकारा मिल जाता है। पाचन तंत्र सुधर जाता है। सुबह सुबह किसी का पेट साफ नहीं होता, ये समस्या होती है, तो बच्चे बहाना क्या बनाते हैं, मेरा पेट ही साफ नहीं हुआ। मैडम ने कहा था कि पूर्व तैयारी में पहले पेट को साफ करना चाहिए, मुझे टॉयलेट ही नहीं आई है तो फिर मैं क्या करूँ, अब नहीं करूँगा मैं आज क्योंकि मेरा पेट साफ नहीं हुआ। ये बहाने हैं। नहीं आई है तो भी करो, आराम से वो साफ हो जाएगा। धीरे धीरे आपको प्रेशर बनेगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है तो सुबह उठते ही मुंह ब्रश करने से पहले 1 गिलास 2 गिलास आपकी क्षमता के हिसाब से आप पानी पी लीजिए और थोड़े से 4-5 चक्कर लगा लीजिए। अगर फिर भी प्रेशर ना आए तो बैठकर कपालभाति कर लीजिए। थोड़ी देर में आपको प्रेशर आ जाएगा और पेट साफ हो जाएगा। बहुत से बच्चों को आजकल ऑनलाइन क्लासेस में रात को नींद नहीं आती तो पेट खराब होता है। तो आपको पेट को सेहतमंद रखना है, क्योंकि पेट अगर मजबूत होगा,
एक संस्कृत में एक श्लोक है, जो डॉक्टर है कृपया बुरा ना माने, पहले ही बता दूं। एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि पाँव गरम, यानी हमारे पाँव के पंजे गरम होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सर ठंडा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बराबर है तो आपको डॉक्टर या वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो उसे कहा जाता है पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर और वैद्य आ जाए तो लगाओ डंडा। तो पहले आने ही नहीं देना है तो डंडे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये क्रिया अपने आप कर लेनी है। पेट को नरम बनाने के लिए तो कपालभाति किया जाता है। सारे बच्चे पार्टी कर रही है ना बराबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम की ओर आते हैं। बाह्य प्राणायाम में हमें 3 बंध लगाने होते हैं। 3 बंध में पहला बंध होता है जिसे कहा जाता है मूलाधार बंध, यानी आपको नाभि के नीचे जो मूलाधार क्षेत्र है, उदर द्वार है, उसे सिकुड़ना है। दूसरा बंध पेट को अंदर लेते हैं और तीसरे बंध में अपनी ठोड़ी को कंठकूट के यहाँ जो होल होता है ना, उसके ऊपर धीरे से ऐसे लगाते हैं। पर यह क्रिया कब कैसे की जाती है? पहले हम पूरा सांस को अंदर भरते हैं, फिर झटके से धीरे धीरे सांस को जब बाहर निकालते हैं तो एक एक बंद लगाकर आपको होल्डिंग करना है। अब मैं जब ये करती हूँ तो मेरी आवाज बंद हो जाती है, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ और फिर हम ये क्रिया करेंगे। फिर सांस भरते हुए चेहरे को उठा लेना है, ठोड़ी को उठाना है, सांस को भरना है, पेट को ढीला छोड़ना है, मूलाधार क्षेत्र जो है आपका उदर द्वार, उसे भी आपको धीरे धीरे खोल देना है। ये 3 बार क्रिया की जाती है, जिससे भी आपके पाचन तंत्र और पेट के विकारों से, यकृत के विकारों से, किडनी के विकारों में आपको राहत मिलती है। तो आइए फिर से दोहराते हैं यही चक्र बाह्य प्राणायाम का। जिससे जितना बन पाए उतना होल्ड करना है। अगर आपको घुटन से महसूस हो, तकलीफ हो, ऐसे लग रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, थोड़ा समय होल्ड कीजिए। अधिक समय तक नहीं कर पाते हो तो तीसरा चक्र इसी का लेंगे, सांस को भर के फिर छोड़ना है। ये हमने किया बाह्य प्राणायाम। अब इसकी ही तरह किया जाता है अग्निसार। तो अग्निसार में क्या करते हैं? अभी जैसे हमने सांस भरा था वैसे ही सांस को भर लेते हैं और फिर पूरी सांस को बाहर छोड़कर झटके से अपने पेट को अंदर बाहर करते हैं। अगर किसी को सांस को बाहर रोकने में तकलीफ होती है तो इसकी तरह नाक को ऐसे बंद कर लो दोनों, और पेट को देखो ये कैसे हिल रहा है, वैसे हिलाते रहो। तो आपका पेट किसी का 5 बार हिलेगा शुरुआत में, फिर 10 बार, फिर 30 बार, 30 बार तक आराम से पेट आगे पीछे जाता है सांस रोककर। तो आपको जब अभ्यास करते हो तो शुरुआत में 2-3 बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करोगे तो बढ़ेगा। तो आइए करते हैं अग्निसार। ये भी चक्र 3 बार किया जाता है। बाह्य प्राणायाम और अग्निसार 3 से 5 बार आप लोग कर सकते हो आराम से। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम, जो गले के, टॉन्सिल के, थायराइड के प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है। उज्जाई में हम नाक से हवा भरते हैं और गला सिकुड़ते हैं, गले से आवाज आती है इसकी तरह। तो आइए शुरू करते हैं। फिर
राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट से इसे धीरे धीरे हवा को छोड़ना है। वापस एक बार दोहराएंगे। राइट नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ना है। आपका गला खराब होने के बाद आप करते हो ना तो उसमें क्या होता है, हवा अंदर जाती है, आवाज आती है। बस हमें थोड़ी सी आवाज को बदलने की कोशिश करो। राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़ना है। ये भी क्रिया 3 से 5 बार आप कर सकते हो। उससे गले के जो विकार होते हैं उससे आपको राहत मिलती है। किसी में कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कफ भी इससे दूर होता है। जब कपालभाति करते हो, यानी मैं आपको आज डॉक्टर की तरह भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें होती है प्रैक्टिकल में, हमने अनुभव लिया है। कपालभाति से कपालभाति से, ऊंचाई से, बाह्य प्राणायाम से आपकी कफ बाहर होती है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ होती है तो वो लोग ऊंचाई अगर करें तो वो कफ बाहर आने में उनकी सहायता हो सकती है। अब करते हैं अनुलोम विलोम। तो एक साइड की नाक को लेफ्ट साइड से सांस को भरते हैं, नाक को क्लोज किया। मुद्रा जो है आप कोई भी मुद्रा ले सकते हो, पर हम लोग ये मुद्रा लेते हैं। 2 बीच की उंगलियां बंद कर ली और 2 बीच की उंगलियां अंगूठे की टॉप, इसको ऐसे इस तरह से जोड़ लिया, इसको ऐसे रख दिया और यही उंगलियां हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल उंगली है वो आप यूज कर सकते हो। अंगूठे से राइट नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे भरना है। अब लेफ्ट को क्लोज करो, राइट से धीरे धीरे सांस को छोड़ो। फिर राइट से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। यानी एक साइड से आपको सांस भर लेना है, फिर दूसरी साइड से उसे छोड़ना है, दूसरी साइड से फिर भरना है और पहली वाली साइड से छोड़ देना है। लेफ्ट से लेते हो तो राइट से छोड़िए, फिर जिससे छोड़ा है उससे वापस भरना है और फिर अपोजिट साइड से छोड़ देना है। तो ये आपको 5 बार आराम से सांस को भरना है। धीरे धीरे गति धीमी रखिए, आराम से सांस को भरिए, आराम से छोड़िए। ये दोनों सही तरीके से आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आप लोग में से कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं वो कैसे करते हैं ये दिखाती हूँ। कि आप दिखाएंगे? ठीक है, तो मैं दिखा दूँ कि शरारती बच्चे अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। यूं पकड़ लेते हैं, हाथ को यूं रखते हैं। ये झटकेबाजी नहीं लगानी है, आप शरारत में करते हो, लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप जोर से सांस खींचते हो तो आपकी बॉडी भी पेन करती है, सर में भी बहुत स्पीड से हवा जाने से घबराहट जैसे हमको होती है ना, सांस नहीं भर जाती, वैसे सर को भी प्रॉब्लम आता है कुछ, वो भी जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है बार बार क्लिक करने से, तो वैसे ये भी है कि आप जब जोर जोर से सांस को अंदर खींच के छोड़ोगे तो आपको यहाँ ब्रेन में जो नर्व सिस्टम है, आपका जो सेल्स है, उसको हवा बराबर नहीं मिलती, उसको समझ में नहीं आता हवा आ रही है जा रही है, वो हैंग हो जाता है, फिर हमें चक्कर आती है। तो इसकी तरफ ध्यान देना है कि धीमे धीमे सांस लेना है, धीमे धीमे छोड़ना है। एक नाक से मैंने सांस भरा, फिर धीरे धीरे दूसरे से छोड़ना है, फिर इससे ही वापस भरना है, फिर दूसरे से वापस छोड़ देना है। शरारत करने वाले शरारत करें, लेकिन प्राणायाम में नहीं, अपने बाद में के समय में शरारतें करें। ठीक है, तो धीमे धीमे सांस लेते हैं, धीमे धीमे छोड़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे अपनी नाक को इस तरह से करते हैं, ये नहीं करना है। नाक को आराम से सीधा रखो, खुद भी सीधा बैठो, आराम से सीधा बैठना है और उसके बाद करना है। अगर आपको सीधा बैठना दिक्कत वाला होता है तो पाँव लंबे करके कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत से लोग प्राणायाम करने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। अब मेरे पाँव दुख रहे हैं, मैं पाँव लंबा करूँ तो भी मुझसे नहीं होता, तो चेयर पे बैठे तो चेयर पे करो, सोफे पे बैठे तो सोफे पे करो, जहाँ बैठे हो ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो अनुलोम विलोम भस्त्रिका। चलिए अब आते हैं भ्रामरी की ओर। समय की सीमा है। भ्रामरी करेंगे। पहली तर्जनी उंगली आईब्रोज के ऊपर की साइड में, शेष 3 उंगलियां आंखों पर हल्के से आंखें बंद करके रखनी है। अंगूठे से कर्णभाग को बंद करना है और भौरे की तरह 3 बार गुंजन ओठ को बंद करके करना है। हाथों को सिर्फ हिलाकर अपने घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद करते हैं। अब करते हैं उद्गीत यानी लंबा ओमकार जो हमने शुरुआत में दिया था। 3 बार हम लोग लंबा उद्गीत यानी ओमकार करेंगे। सांस को भर लीजिए, हर एक ओमकार के बाद सांस को भर लेते जाइए ताकि आप लंबा ओम दे सको। कुछ समय के लिए इस स्थिति में आपको आंखें बंद कर ही अपने श्वासों पर ध्यान देना है। जिससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे अपने हथेली को शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे। गरम हथेलियों की अपने चेहरे पर मसाज 2 से 3 बार हथेलियों को गर्म करके मसाज कर लीजिए, घर्षण करके। अब हथेली को चेहरे के सामने लाकर खोलना है। हथेली के दर्शन करते समय आपको कर कमलों के दर्शन करते समय अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मूलेषु गोविन्दं समुद्रासने देवी पर्वतस्थल मंडली विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं चलिए अब समापन प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्